खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। कोयटा, हरनाई, ज़ियारत, सिब्बी समेत कई इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। खवातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई मकानात भी गिर गए हैं। हरनाई और कोयटा समेत मुतासिरा इलाकों में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान लरज़ उठा। कोयटा, हरनाई, ज़ियारत, सिब्बी, दुक्की और पशीन समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रात 3:02 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 15 किलोमीटर और मरकज हरनाई था। ज़लज़ले की वजह से हरनाई और शाहरग में कई मकानात गिर गए। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के लिए जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। लेविस की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पहाड़ी इलाके होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। एम्बुलेंसेस के और रेस्क्यू टीम्स के वो हमने रवाना कर दिए थे और वहाँ की जो लोकल लेविस फोर्स है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी इमदादी कामों में मसरूफ है, स्पेशली रेस्क्यू में। हरनाई और कोयटा समेत दीगर मुतासरा इलाकों में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में ज़लज़ले के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पाक फ़ौज पूरी तरह एक्टिव है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कुदरती आफत में सूबे को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगोफ का कहना है कि कोयटा और हरनाई में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। वसी इलाका होने की वजह से फौरी तौर पर नुकसान का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बलूचिस्तान में ज़लज़ले के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें हरकत में आ गईं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समा से गुफ्तगू की। कहा, पाक फौज के जवान हेलीकॉप्टर्स के जरिए जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर रहे हैं। कुदरती आफत में वफाक सूबे के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। पाकिस्तान की फौज रेस्क्यू करने के लिए और दूसरे रेस्क्यू अदारे जो है हमतन मसरूफ हैं। पशीन में, हरनाई में भी हर जगह रेस्क्यू का काम जारी है और लोग खुद भी इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा कि हरनाई और ज़ियारत में ज्यादा नुकसान हुआ है। हैवी मशीनरी पहुँच चुकी है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद रास्तों को खोला जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। उन्होंने हरनाई में सेहत की सहूलतें नाकाफी होने का भी एतराफ किया। देखिए, बिल्कुल वहाँ की जो अस्पतालों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं कि इतनी तादाद में मरीजों का वहाँ इलाज मुआवजा किया जा सके। जितनी भी नीड वहाँ है, डॉक्टरों की जरूरत है, DHO की तरफ से जितनी भी डिमांड है वो पूरी कर दी जाएगी। बाकी जितनी मरीजों की अगर वहाँ तादाद ज्यादा होगी तो उनको कोयटा मुंतकिल कर दिया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपनी ट्वीट में लिखा, हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। जिला इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें पूरी तरह एक्टिव हैं। और ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले नुकसानात और मौजूदा सूरत हाल की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पहुँचा दी गई है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने मुताल्लिक़ा इदारों को बलूचिस्तान हुकूमत की मुआवनत की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले नुकसानात, ऐसे में जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पहुँचा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ज़लज़ले से मुतासरा इलाके हरनाई में पहुंच गए। जवानों ने मुतासरा इलाके में इमदादी काम शुरू कर दिया है। ISPR के मुताबिक मुतासरा आबादी में खुराक और इमदादी सामान की तकसीम भी शुरू कर दी गई है। आर्मी डॉक्टर और तिबी अमले ने मुतासरीन को तिबी सहूलियात की फराहमी भी शुरू कर दी है, जबकि 9 शदीद ज़ख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। IGFC बलूचिस्तान हरनाई पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक IGFC बलूचिस्तान खुद नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ज़लज़ले से मुतासरा इलाके हरनाई में पहुंच गए हैं और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतासरा इलाके में इमदादी काम भी शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की। नया चेयरमैन नैब आने तक जावेद इकबाल की सीट पक्की। सदर ममलिकत ने दूसरा कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों पर नहीं होगा। टैक्सेशन और फैसला साजी के अहम इदारे नैब की गिरफ्त से बाहर होंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट।
सदारती तौसीक पर दूसरा नैब तरमीमी आर्डीनेंस 2021 नाफिज। मुद्दत खत्म होने पर भी चेयरमैन नैब की ओहदे पर बरकरार रहने की राह हमवार। नए नैब चीफ की तैनाती तक काम जारी रखने की इजाजत दे दी गई। तरमीमी आर्डीनेंस के तहत मौजूदा चेयरमैन को मुद्दत मुकम्मल होने पर 4 साल के लिए दोबारा भी तैनात किया जा सकेगा। तरीक़ाकार नई तकर्रुरी जैसा होगा। सदर मुमलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तकर्रुरी करेंगे। वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में अदम इत्तिफाक पर मामला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी देखेगी। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकेगा। चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत जितनी चाहें एहतसाब अदालतें कायम करेंगे। एडिशनल सेशन जज भी एहतसाब अदालत का जज बन सकेगा। जजेस का तकर्रुर सदर मुमलिकत 3 साल के लिए मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से करेंगे। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर सकेंगे। दायर शुदा रेफरेंस वापस भी लिया जा सकेगा। गवाहान के बयानात की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। गवाहान अदालत न आ सकें तो वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत होगी। बैरून मुल्क मुकीम गवाहान सिफारत खाने में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जमानत या मुल्जिम की रिहाई का अख्तियार सिर्फ एहतसाब अदालत के पास होगा। मुल्जिम को करप्शन की रकम के मसावी ज़रे जमानत जमा कराने पर जमानत मिलेगी। नैब कानून का इतलाक विफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन मामलात पर नहीं होगा। विफाकी और सूबाई काबीना, कमेटियों, ज़ैली कमेटियों, मुश्तरका मफादात कौंसल, NEC, NFC, एक्निक, CDWP और PDWP के फैसले नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबों पर भी नैब का दायरा इख्तियार नहीं चलेगा। नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस कई बड़ों की बरियत की राह हमवार हो गई। एहसन इकबाल को फौरी फायदा मिलने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी और मुराद अली शाह के भी वारे न्यारे हो सकते हैं। अलबत्ता बड़े साहब यानी आसिफ अली ज़रदारी को ज्यादा फायदा मिलने का इम्कान नहीं। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल फिलहाल ओहदे पर बरकरार रहेंगे, लेकिन कई मुकदमात शायद बरकरार न रहें। विफाकी और सूबाई काबीना समेत मुख्तलिफ बोर्ड और फोरम से मंजूर शुदा मनसूबों पर नैब उंगली नहीं उठा सकेगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक पहले से मौजूद केसेस पर होने से एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, शाहिद खाकान की LNG और मुराद अली शाह को नूरियाबाद रेफरेंस, परवेज अशरफ को रेंटल पावर मुकदमात में बरियत का इम्कान है। अवामी ओहदों पर रह चुकी शख्सियात के आमदन से जायद असासों के केस पर नैब का दायरा इख्तियार बरकरार रहेगा। आसिफ जरदारी को न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, 8 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और क्लिफ्टन में घर खरीदारी के केस में रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं। एक से ज्यादा नौयत के इल्जामात वाले केसेस पर नए नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक किस तरह होगा और कितना मुतासर करेगा, इसके लिए अदालती तशरीह अहम होगी। नैब ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस की मुसद्दका कापी मौसूल होने के बाद तमाम केसेस का एहतसाब ब्यूरो दोबारा जायजा लेगा और कानून के मुताबिक केसेस जारी रखने, खत्म करने या किसी और इदारे को मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। मरियम का अपनों पर वार, तफसीलात कुछ देर बाद। और क्या आप रिलीफ के लिए अप्लाई करेंगे या नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हैं? सहाफ़ी के सवाल पर मुराद अली शाह बोले, अभी ऑर्डिनेंस का फाइनल मुसव्विदा नहीं मिला, जब मिलेगा तो देखेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन जब भी हो इमरान खान कहीं नजर नहीं आते। पूरी तौर पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये नेशनल असेंबली का सेशन प्रोरोग होने के बाद और सेनेट को मिडवे प्रोरोग करने के बाद ऑर्डिनेंस लाना नामुनासिब है। आप कानून साजी करें तो असेंबलियों से कराएं। ये एक शॉर्ट टर्म जो तरीका इख्तियार किया गया, इस पर सबसे मोहतरम इदारा हमारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम होगी और ज़रूर होगी, लेकिन वो NRO नहीं होगा। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देख लेते हैं। नहीं हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल NRO नहीं। ये नैब का जो बनाने का मकसद था, ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके, कि जो सियासतदान बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस। उनको आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के आपस के झगड़ों के अंदर डाल दिया, तो और उसकी वजह से हुआ क्या कि हमने ये देखा है कि जो वाकई जो बुनियादी मकसद था, उसके अंदर सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि जो बुनियादी मकसद है नैब का, यानी एक ऐसा इदारा जो हुकूमत के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं सियासतदान, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके। तरमीम सर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी।
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चेयरमैन नैब से मुतालिक हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइन और पार्लियामेंट को बिल्डोज कर दिया गया है, सब कुछ ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा रहा है। चेयरमैन नैब के हवाले से सरकार के फैसले को, हुकूमत के फैसले को पूरी कौम ने मुस्तरद किया है। तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद किया है। ये बिल्कुल एकतरफा फैसला है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए सब कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट को बुलडोज़ किया है, आईन को बुलडोज़ किया है और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए काम चला रहा है जो कौम मुस्तरद करती है। नून लीग ने नैब के मुजवज़ा ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। करारदाद के मतन के मुताबिक हुकूमत अपने इंतकामी एजेंडे की तकमील के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आई है। तो आपको बताते चलें कि नैब के मुजवज़ा ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करने के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है और इस करारदाद के मतन में है कि ये ऐवान नैब के मुजवज़ा तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करता है। हुकूमत अपने इंतकामी एजेंडे की तकमील के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई है। मौजूदा चेयरमैन नैब को अब इखलाकी तौर पर घर चले जाना चाहिए। नून लीग नैब के मुतनाज़ ऑर्डिनेंस की हर सतह पर मुखालफत करेगी और साथ में ये भी है इसमें कि नून लीग नैब ऑर्डिनेंस को हर कानूनी फोरम पर चैलेंज भी करेगी। और इदारों पर तनकीद करने वाली मरियम नवाज ने अपनी पार्टी पर वार कर दिया। सवाल हुआ, क्या पटिशन पर शहबाज शरीफ और पार्टी साथ हैं? तो बोली, ये मेरी और नवाज शरीफ की जंग है, पार्टी को बीच में ना लाएं। बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों नून लीग से काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास था, उस तंजीमी इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा था कि अगर उनके जो मुतालबात हैं वो मफाहमत के ज़रिए हल होते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। इस पर मौलाना फजलुर रहमान है वो नला दिखाई दिए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाहमत के हामी हैं, मुफाहमत के बयानिए को लेकर नहीं चलना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस बात पर मियां नवाज शरीफ से भी रब्ता करने की कोशिश की गई, उनका मियां नवाज शरीफ से रब्ता ना हो पाया। इस पर भी मौलाना काफ़ी खफा और नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से। जबकि गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत की इंतखाबी सलाहत की कमेटी थी उसमें शिरकत की गई, उस पर भी मौलाना फजलुर रहमान ने शायद कानाबासी से अपने गिले शिकवे किए थे। 11 अक्टूबर को पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान अपने कंसर्न है वो शो करेंगे। जबकि ज़राए के मुताबिक अगर मौलाना फजलुर रहमान के तफज़ात दूर ना किए गए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके जो गिले शिकवे को दूर करने की कोशिश ना की गई तो आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान अहम फैसला भी ले सकते हैं। जी ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की मफाहमत पर मानते ही मौलाना फजलुर रहमान रूठ गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मफाहमत से मुतालबात पूरे होते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन ये बिस्मिल्लाह मौलाना को एक आंख भी ना भाई। इदारों पर तनकीद करने वाली मरियम नवाज ने अपनी पार्टी पर वार कर दिया। सवाल हुआ, क्या पटिशन पर शहबाज शरीफ और पार्टी साथ है? तो बोली, ये मेरी और नवाज शरीफ की जंग है, पार्टी को बीच में ना लाएं। शहबाज शरीफ साहब कौन एतमाद के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पटिशन के ऊपर? ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पटिशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं। मरियम नवाज का अपनी ही पार्टी पर एक और अटैक। सजा के खिलाफ पटिशन को अपनी और नवाज शरीफ की जाती जंग करार दिया। नून लीग को बीच में ना लाने का कह दिया। ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पटिशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं। मरियम नवाज ने कुछ दिन पहले पार्टी इजलास में मफाहिमत का बयानिया रखने वालों को डरपोक भी करार दिया था। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की हिमायत को गुनाह करार दिया और पार्टी फैसले से लाताल्लुकी जाहिर की। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। हमजा शहबाज ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद की थी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। पार्टी में धड़ेबंदी की तरदीदें और फिर ऐसे बयानात, साफ पता चलता है कि ख्वाजा आसिफ ने दुरुस्त ही कहा था। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे हैं। हुकूमत की
करप्शन छुपाने के लिए और एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसी देने के लिए है जिसके हर अमल पर यह मोहर सब्त हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। इस ऑर्डिनेंस को, जिसकी अभी तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया, ये कम से कम हमने नहीं देखा, जो कुछ हमने सदर साहब के एलामिये में, ट्वीट पर जो देखा है, उसमें इसकी सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। यानी हुकूमत ने कहा है कि जो हमारे फैसले हैं, जो काबीना के फैसले हैं, उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। यानी जो हमने चीनी की चोरी की है, जो अब तकरीबन 800 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम की जेब से जा चुका है, उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। जो गंदम में चोरी हो चुकी है, जो सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी बगैर किसी समरी के, उस पर आप पंजाब की हुकूमत से और उसके वज़ीर-ए-आला से कुछ नहीं पूछ सकते। जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, जिसमें अरबों, सैकड़ों अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं, जिसमें दवाइयों की कीमत 300-300, 400-400 गुना बढ़ चुकी है, आप नैब कोई सवाल नहीं कर सकते। जो तेल का स्कैंडल हुआ, जिसमें उस दौर में जब दुनिया में वाफर तरीन सतह पे तेल मौजूद था, आप सवाल नहीं कर सकते। जो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत के वज़रा ने इस मुल्क में डाके डाले हैं, आप उन पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत की पॉलिसी को तब्दील करके ज़ाती मुफाद हासिल किया गया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो आपने करप्ट लोगों को इदारों में लगाया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। ये इस एनआरओ ऑर्डिनेंस की रूह है। जो दूसरी बात इसमें बड़ी अजीब है कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है, तो नैब आपसे सवाल नहीं कर सकता। यानी, और अगर आपने कोई कंसीलमेंट की है, यानी आपने टैक्स की चोरी को छुपाया है, कोई सासे छुपाए हैं, तो आपसे नैब सवाल नहीं कर सकता। यानी जिन 700 अफराद के नाम ये अभी पेंडोरा लीक में आए हैं, आप नैब उनसे सवाल नहीं कर सकता। जिन 5 वफाकी वज़रा और बशीरों के नाम, शायद उससे भी ज़्यादा हैं, उनके नाम आए हैं पेंडोरा लीक में, जो आज भी काबीना की टेबल पर मौजूद हैं, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। तो जो भी चोर हुकूमत में है, जो हुकूमत ने चोरी जिन्होंने की है, जो आज काबीना के टेबलों पर बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जेबों से हज़ारों अरब रुपया लूट लिया है, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। उनसे सवाल कौन करेगा? उनसे वही चोर सवाल करेंगे जो आज काबीना के टेबल पर बैठे हैं। कोई कमेटियां बनेंगी, कोई कमीशन बनेगी। ये आज इस सारे मामले की हकीकत। और मैं फिर गुजारिश करूं कि इस बात की दलील कि ये सारा मामला बदनीयती पर मबनी है, वो इस हकीकत में पोशीदा है कि अगर कानून बनाना होता तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये मार्शल का दौर नहीं है। एक नाम निहाद जमहूरियत ज़रूर है, लेकिन पार्लिमान मौजूद है। आप कानून को पार्लिमान में लाते, उस पर बहस होती,
और एक बेहतर कानून वजूद में आता, जिससे एहतसाब का अमल भी हो सकता, जिसके से चोरों की चोरी रोकी जा सकती और जिसमें पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत जो आज वजूद में है उसका एहतसाब हो सकता है। आज 3 साल में इस हुकूमत की करप्शन के चर्चे मीडिया में हैं, अखबारों में हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते। ये इस ऑर्डिनेंस की हकीकत है, जिसको अभी तक पता नहीं है कि जारी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सदर साहब ने ट्वीट कर दिया है कि मैंने बड़े फख्र से कि मैंने ये जारी कर दिया है। और इसमें जो मैंने अभी जिक्र किया है, जो एनआरओ दिया गया है उन लोगों को जो आज इक़्तिदार में हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के हज़ारों अरब चोरी कर चुके हैं, उनसे नैब कोई पूछ गूछ नहीं कर सकेगा। दूसरी जो कोशिश इस ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है कि आज हुकूमत ने जो अदलिया की आज़ादी है उस पर डाका डालने की कोशिश की है। जो जज अपॉइंट होने हैं, जो अदालतें बननी हैं, जो जजों की ट्रांसफ़र होनी है, जो केसों की ट्रांसफ़र होनी है, ये आज सब इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। इसमें सदर साहब खुश इसलिए हैं कि जितना सदर का नाम इस ऑर्डिनेंस के अंदर है, शायद ही पाकिस्तान के किसी ऑर्डिनेंस के अंदर सदर का जिक्र इतना किया गया हो। हालांकि सदर साहब भी ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जहां सदर लिखा जाता है तो सदर ने सिर्फ उस पर साइन करना होता है, और मौजूदा सदर जो है वो हर किस्म के कागज़ पर साइन करने को तैयार रहते हैं। जिस तरह के जो रेफरेंस भेजे गए वो भी आपके सामने हैं। तो आज जुडिशरी की आज़ादी पर एक उस आज़ादी को सलब करने की कोशिश है, उस पर डाका डालने की कोशिश है, और इससे अपने मनपसंद फैसले लेने की कोशिश है। यानी आप 68 साल की उम्र तक रिटायर्ड जजों को, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज लगा सकेंगे और उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह दे सकेंगे। ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं है कि एक शख्स एक सतह पर नौकरी करता हो और एक सतह की तनख्वाह हासिल करता हो और रिटायरमेंट के 8 साल बाद तक वो अपनी सतह से बहुत ज़्यादा बुलंद 5 गुना की सतह की नौकरी हासिल कर ले, तनख्वाह हासिल कर ले। इसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपने जज वो करप्ट लोगों को लगाना है, उनको तनख्वाह देनी है, उनको लालच देना है और अपनी पसंद के फैसले हासिल करने की कोशिश करनी है। और जो इख्तियारात अदलिया के थे, आला अदलिया के थे, वो सलब करके आज बजरिया सदर पाकिस्तान हुकूमत हासिल करना चाहती है। नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत ने खुद को एनआरओ जारी किया। ऑर्डिनेंस से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन ताहाल नहीं देखा। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम मामले पर बात करेंगे। जाली वैक्सीनेशन के इंदराज करने वालों को पकड़ा तो नहीं, मगर हुकूमत पंजाब सहाफियों के पीछे पड़ गई है। पंजाब हुकूमत ने समा के रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, आपने खबर की तस्दीक के लिए मैसेज किया, आपका तस्दीक करना ही जुर्म बन गया। जी बिल्कुल, समा का तस्दीक करना एक ख़बर को जुर्म बन गया है। ना ये देखा गया कि जो पंजाब हुकूमत है, महकमा सेहत पंजाब है, उनके सिस्टम्स में कितने बड़े बड़े फ्लॉज हैं, उनके सिस्टम्स में कितनी बड़ी बड़ी खामियां हैं कि किसी मरहूमा का, किसी मरे हुए शख्स का भी इंदराज उनके सिस्टम से हो जाता है। उनके सिस्टम से इंदराज हो जाता है किसी बैरून मुल्क रहने वाले किसी शहरी का, जो कि जिनका ID कार्ड भी एक्सपायर हो चुका हुआ है, उनका भी इंदराज हो चुका है। लेकिन हमने चेक किया 1166 पर मैसेज करके, जब कलसूम नवाज़ का नंबर, जब सोशल मीडिया पर ये मामला गर्दिश करना शुरू हुआ कि जो मरहूमा कलसूम नवाज़ हैं, नवाज शरीफ की अहलिया, उनका ID कार्ड से एक वैक्सीनेशन जो है जाली, उसका इंदराज किया गया है, तो उसके बाद
आया वहाँ पे लिखा आया कि उनको कैंसाइनो वैक्सीन का जो इंदराज है उनकी वैक्सीनेशन पर किया गया है, जबकि एक FIR जो है वो दर्ज की गई है मेरे नंबर के ऊपर, और उसमें ये कहा गया है कि ये नंबर जो है वो मुलविस है, इसने चेक किया है कि ये जो इंदराज है ये आया हुआ है या नहीं हुआ। सिर्फ खबर की तस्दीक के लिए एक मैसेज करना 1166 पर क्या इतना बड़ा जुर्म है? जबकि दानियाल वो खबर सच भी थी, वो खबर सच भी थी। बिल्कुल वो खबर सच थी और बिल्कुल पंजाब हुकूमत के जितने भी जो फ्लॉज हैं वो एक्सपोज हुए हैं इस सारी चीज़ के अंदर। इस FIR के अंदर बाकायदा लिखा गया है कि चूँकि चेक किया गया है, बाद में मैसेज करके चेक किया गया है, लेकिन जब एक चीज़ सोशल मीडिया पर इतनी वायरल है कि बेगम कलसूम नवाज़ का जो नाम है वो दर्ज किया गया है उस जाली वैक्सीनेशन में, तो कोई क्यों नहीं चेक करेगा? 1166 ने जब ये सहूलत दी है कि कोई भी उस इंदराज को चेक कर सकता है, जब खुद NCOC कहता है कि शॉपिंग मॉल्स के ऊपर जाएं, आप मुख्तलिफ जगह पर जाएं तो वहाँ पर सिस्टम्स रखे होंगे जिनसे आपके वैक्सीनेशन का जो इंदराज है वो चेक किया जा सकता है, तो आया कोई किसी और का वैक्सीनेशन चेक करे, वो क्या इतना बड़ा जुर्म बन जाता है? दूसरी बात ये कि हुकूमत पंजाब से सवाल तो ये भी है कि क्यों कर आप अगर एक FIR लॉन्च कर रहे हैं किसी के भी अगेंस्ट, मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, तो क्यों जब दरख्वास्त दी गई तो मुझे फ़ोन करके ये पूछा क्यों ना गया कि आप बताएं कि आपने वैक्सीनेशन का ये जो रिकॉर्ड है ये क्यों चेक किया, आपका ताल्लुक कहाँ से है? ये तो सवालिया निशान है IG पंजाब के ऊपर भी कि IG पंजाब साहब आप मुझे ये बताएं कि जब FIR किसी थाने में दर्ज करवाने के लिए लोग जाते हैं, लाहौर के थानों के अंदर इवन, तो होता ये है कि हफ्तों हफ्तों FIR कटती नहीं है, तो रातों रात मेरे खिलाफ दरख्वास्त आई, समा के खिलाफ दरख्वास्त आई, तो क्यों कर ये पूछा नहीं गया फोन करके कि आपके खिलाफ एक दरख्वास्त आई है, आप ये बताना पसंद करेंगे कि जुर्म क्या है? मेरे से पूछा भी नहीं गया, लेकिन पर्चा कटवा दिया गया। ठीक है दानियाल उमर साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, सच दिखाना जुर्म बन गया, FIR कट गई रिपोर्टर के खिलाफ, हमारा काम है सिस्टम की खराबियों को सामने लाना। बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। महकमा हेल्थ को चाहिए तो ये था कि वो अपनी कारकर्दगी और अपने जो उनके घर के अंदर जो चोर बैठे हैं उनको ढूंढते, जो कि उन्होंने ढूंढे भी हैं। ये जो उन्होंने भोंडी हरकत की है महकमा हेल्थ की जानिब से, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी हेल्थ ऑफिसर ने FIR हमारे दानियाल उमर मतलब समा पर ये FIR करा दी, मैं तो कहूँगा पूरी सहाफत पर ये FIR है कि एक तहकीक कर रहे एक जर्नलिस्ट उस स्टोरी को तहकीक करना उसके लिए जुर्म बन गया है। तो महकमा हेल्थ के जो साउथ पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ हैं मोहम्मद अजमल भट्टी, जो कल मेरे राब्ते में थे, तो वो तो कह रहे थे कि ये हमारा कसूर है। हम वहाँ पर, मैं ये भी बताता चलूँ, जो मेलसी में कलसूम नवाज मरहूमा की वैक्सीनेशन करने वाली इनकी अहलकारा थी जिसका नाम शुमैला रसूल है, उसने वैक्सीन की है, उसके ID से लॉग इन हुई है, ये तस्दीक हो गई है महकमा हेल्थ में। जबकि मुल्तान में भी इसी तरह की एक हरकत हुई, आशिक नामी अहलकार जिसको आज उसको गिरफ्तार, बल्कि गुज़श्ता शब गिरफ्तार करके, समा पर जब खबर ये नशर हुई थी, उस अहलकार को गिरफ्तार करके FIA के साइबर क्राइम में उसके खिलाफ तहकीक हो रही है। इससे पहले भी समा ने नवाज शरीफ जो इस वक्त गैर मुल्क में है उसके खिलाफ जो अहमदपुर शहर में। सर हमारे साथ ही रहिएगा। रिपोर्टर्स मेहनत करते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं और फिर उन पर FIR दर्ज करवा दी जाती है। इसके रिएक्शंस भी अब सामने आने लगे हैं। लाहौर में वुकला का शदीद रद्द अमल सामने आया है। कहते हैं कि महकमा सेहत के हुकाम की नाअहली छुपाने के लिए समा के रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो अपने रिकॉर्ड को मैनूवर उन्होंने किया है पहले खुद, और अब अपनी जान छुड़ाने के लिए दानियाल को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट के पार्ट पे लैप्स है और इसमें जो है वो इससे जो हमारे रिपोर्टर हजरात हैं उनकी हौसला शिकनी होगी और वो शायद अच्छी खबरें जो हैं वो कल को ना दे सकें। इसलिए इसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा कि जो वहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो गलती की है उसकी सज़ा उन्हें दें, ना कि उस खबर को वेरीफाई करने वाले रिपोर्टर को। उसने गवर्नमेंट की नाअहली को साबित किया तो उसके ऊपर तो किसी लिहाज से भी FIR नहीं बनती। मैं तो ये समझता हूँ कि ये FIR फौरी तौर पर चैलेंज करनी चाहिए और ये क्वैश भी होगी। ये बुनियादी तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि उन्हीं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जिन्होंने गलत काम किया है और अपनी गलत अमल को छुपाने के लिए FIR दी गई है। इस FIR की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ना तो उस रिपोर्टर का कोई वहाँ पे मुफाद था और ना उसके कोई पॉलिटिकल वो थी कि उससे फ़ायदा उठाए।
तो समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ FIR कटवाने पर वकला का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। महकमा सेहत के हुकाम की नाअहली छुपाने के लिए पर्चा कटवाया गया। FIR की कोई कानूनी हैसियत नहीं, वकला की जानिब से ऐसा कहा गया है। हमारे रिपोर्टर दानियाल उमर ने कुलसूम नवाज के जाली इंदराज की तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड 1166 पर मैसेज किया था और मरहुमा कुलसूम नवाज की जाली वैक्सीनेशन का इंदराज THQ मेलसी में हुआ था और अब कुछ ऐसा हुआ है कि FIR काट दी गई है। दानियाल उमर के खिलाफ पंजाब हुकूमत का ये अजीब व गरीब रद्द अमल सामने आया है। समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ पर्चा कटवा दिया गया है। हमारे सिस्टम की खराबी दुनिया के सामने क्यों लाए, जो कि समा इस तरह की खबरें देता रहता है मारूख और सच्चाई सामने लाता रहता है और इस बार भी समा ने ऐसा ही किया। तो अब जो हमारे रिपोर्टर है दानियाल उमर, उसके खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी गई है। समा सच्चाई सामने लाता रहेगा, कुछ भी होता रहे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें एक्सपोज क्यों किया गया है, ये जुर्म बन गया है समा का। मरहुमा कुलसूम नवाज के नाम पर वैक्सीन लगने का केस और ऐसे में अजीब व गरीब रद्द-ए-अमल पंजाब हुकूमत का। रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर, इसके अलावा ब्यूरो चीफ मुल्तान भी हमारे साथ थे। दोनों का बेहद शुक्रिया। डेंगू के बाद कांगो वायरस भी काबू से बाहर हो गया। कराची के जिला जनूबी और वस्ती में कांगो वायरस ने 2 मरीजों की जान ले ली। जान बहक अफराद का ताल्लुक FC एरिया और डिफेंस से है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। जी बिल्कुल, डेंगू के बाद कांगो भी कराची में सर उठा रहा है और एक हफ्ते में कांगो के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, एक ज़िला वस्ती में और दूसरा ज़िला जनूबी में। ज़िला वस्ती में फ़िरोज़ नामी शख्स जिनकी उम्र 55 साल है वो कांगो के बायस जाँ बहक हुए हैं और दूसरा शख्स डिफेंस से ताल्लुक़ रखता है जो कांगो से जाँ बहक हुआ है। फ़िरोज़ नामी शख्स के घर के साथ बिल्कुल कैटल मंडी है और कैटल मंडी के साथ ही बिल्कुल आज़म स्क्वायर है जो बस स्टैंड है, इससे दूसरे शहरों की तरफ लोग रुख करते हैं। तो महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग मंडी से दूसरे शहरों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और महकमा सेहत सिंध का कहना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ स्टॉक हो जाती है, क्योंकि लाइफ स्टॉक की जानिब से स्प्रे नहीं किया गया जानवरों के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये मर्ज़ फैलने का ख़तरा है।